अस्सलाम स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर 22। इस लेक्चर में हम लीनियर कन्ग्रुएंस के बारे में बात करेंगे और इसमें काफ़ी चीज़ें हैं लीनियर कन्ग्रुएंस में। मॉड्यूलर इनवर्स है, उसके अलावा लीनियर कन्ग्रुएंस को सॉल्व करना है, उसके बाद सिस्टम ऑफ लीनियर कन्ग्रुएंस जहाँ पे आपके पास मल्टीपल इक्वेशंस होंगी जो कि एक ही मॉड्यूलर अरिथमेटिक के साथ चल रही हैं और आपने उनका साइमल्टेनियस सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करना है। तो उसमें हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ेंगे और एट द एंड जो है वो क्रिप्टोग्राफी के बारे में हम थोड़ा देखेंगे और एक जो एल्गोरिदम क्रिप्टोग्राफी में यूज होती है आरएस से, उसको देखेंगे कि वो किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास एक थ्योरम है प्राइम फैक्टराइजेशन का। पहले जो एक तो हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ जो अरिथमेटिक है वो पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि हर एक जो कंपोजिट नंबर है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की जा सकती है। ये उसी का एक वर्जन है जिसमें हम ये कहते हैं कि किसी भी जो कंपोजिट नंबर है उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है वो यूनिक होती है। लाइक उसको एक ही तरीके से जो है वो फैक्टराइज किया जा सकता है। लाइक अगर आपके पास नंबर 20 है तो उसको आप इसी तरह से लिख सकते हैं कि वो दो का प्रोडक्ट है, टू टाइम्स 5 है। उसमें सिर्फ आपके पास दो प्राइम नंबर्स हैं जो जिसमें एक प्राइम नंबर दो दफा आता है और एक प्राइम नंबर जो है वो एक दफा आता है। तो उसके अलावा उसकी कोई जो फैक्टराइजेशन है वो नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे हमने ये सपोज किया है शुरू में, यानी जिसको हम शुरू से पढ़ते ये आए हैं कि प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। हम कहते हैं जी कि हमारे पास एक से ज्यादा फैक्टराइजेशन मौजूद है, किसी एक नंबर n कंपोजिट की एक से ज्यादा जो फैक्टराइजेशन जो है वो मौजूद है। उसके बाद हम इसको आगे लेके चलेंगे, आर्ग्यूमेंट बिल्ड करेंगे, उसके बाद हम ये साबित कर देंगे कि ये अगर चीज हम अज्यूम करते हैं कि एक से ज्यादा फैक्टराइजेशन है तो यहाँ से हमें कंट्राडिक्शन मिलेगी, इसलिए उसका जो अपोजिट होगा वो ट्रू होगा। तो ये अज्यूम करने के बाद हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक कंपोजिट नंबर n की दो प्राइम फैक्टराइजेशन जो है मौजूद है और उसमें से कोई भी पी आई किसी भी क्यू जे के बराबर नहीं, और अगर कोई बराबर भी है तो उसको आप फैक्टर आउट कर सकते हैं। तो ये दोनों जो लिस्ट हैं ये यूनिक हैं, यानी P1 से लेकर PS तक और Q1 से लेकर QT तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं इनमें से कोई भी जो है वो एक दूसरे से मैच नहीं करता। लेकिन उसके बाद हम ये आर्गुमेंट बिल्ड करते हैं कि सिंस ये दोनों जो है वो बराबर हैं। बराबर क्यों है? क्योंकि ये एक ही नंबर की फैक्टराइजेशन है। दोनों जो है वो सारे लाइक P1 से लेकर PS तक जितने भी नंबर हैं उनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी n के बराबर बनेंगे, और Q1 से लेकर QT तक जितने नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी n के बराबर बनेंगे। तो ये दोनों बराबर हैं। सो अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये है कि P1 जो है उसको डिवाइड करना पड़ेगा Q1 से लेकर QT तक जो नंबर है उसको। ये चीज हमारे पास कहाँ से आई कि P1 जो है वो डिवाइड करता है Q1 से लेकर QT तक। वो इसलिए करता है कि P1 जो है वो एक फैक्टर है। P1 जो है वो अ, एक फैक्टर है आपके पास n का, और ये जो राइट साइड पे चीज है ये आपके पास ये भी n की फैक्टराइजेशन है। तो अगर P1 जो है वो n का फैक्टर है तो P1 को Q1 मल्टीप्लाई Q2 मल्टीप्लाई Q3 और T टाइम्स यानी QT तक जितने भी प्राइम नंबर हैं उनके मल्टीप्लिकेशन को जो है वो डिवाइड करना पड़ेगा। सिंस P1 जो है इसको अगर आप फैक्टर आउट कर लें और बाकी को ब्रैकेट में लिख दें और स्टिल ये इक्वालिटी जो है वो होल्ड करेगी। चूंकि इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक एसोसिएट किया है कि पहले P1 की मल्टीप्लिकेशन बाद में होगी और बाकी जो मल्टीप्लिकेशन जो है वो पहले होंगी। तो इस सिनेरियो में हमें ये पता है कि P1 जो है वो डिवाइड कर रहा है किसको, Q1 से लेकर QT तक जो नंबर। तो इसका मतलब ये है कि अगर P1 जो है इनमें से किसी भी एक नंबर को डिवाइड कर रहा है, P1 डिवाइड्स QJ, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो P1 और QJ हैं वो आपस में बराबर हैं। बराबर वो किस तरह से हैं कि P1 जो है वो QJ को किस तरह से डिवाइड करेगा, क्योंकि ये जो नंबर दोनों लिस्ट में नंबर्स हैं Q1 Q2 Q3 और QT तक जितने भी नंबर हैं ये सारे के सारे प्राइम हैं। और प्राइम के बारे में हम ये जानते हैं कि उनको कोई भी नंबर 1 के अलावा और अपने आप के अलावा डिवाइड नहीं करता। तो अगर P1 जो है वो QJ को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों नंबर जो है वो आपस में बराबर हैं।
और दोनों इससे हम फर्दर ये जो है वो इन्फर ये कर सकते हैं कि ये दोनों लिस्ट हैं, ये शुरू से ही बराबर हैं और इनमें से कोई भी प्राइम नंबर जो है वो डिफरेंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी नंबर की जो प्राइम फैक्टराइज़ेशन होगी वो यूनिक होगी। उसके बाद लीनियर कन्ग्रुएंस के बारे में बात करते हैं और इनवर्सेस के बारे में। अगर आपके पास कुछ इस तरह से एक इक्वेशन लिखी हुई हो कि ax इज़ कन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m, इसको आप कहते हैं कि ये एक लीनियर कन्ग्रुएंस है, जहाँ पे m जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होगा और a, b जो है वो आपके पास कोई भी इंटीजर होंगे और x जो है वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। लेकिन एसेंशियली x की वैल्यू जो है वो भी वेरिएबल के सेट में से ही सॉरी सेट ऑफ इंटीजर में से ही होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसको इस तरह से सॉल्व करना है, x की ऐसी वैल्यू जो है वो हमने ढूँढनी है, जो कि ये वाला रिलेशन जो है इसको सैटिस्फाई कर रही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम जो है वो इनवर्स फाइंड करते हैं। इनवर्स ऑफ a मॉड्यूलो m जो है वो बेसिकली हमने फाइंड करना है। पहले इनवर्स के ज़रिए हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे वो बाद में देखते हैं। पहले ये देखते हैं कि इनवर्स जो है वो किस तरह से फाइंड करते हैं और उसकी डेफिनिशन क्या होती है। तो अगर हमारे पास a मॉड्यूलो m है, तो उसका जो इनवर्स होगा उसको हम कहेंगे कि वो A इनवर्स है और उसकी डेफिनेशन क्या होगी? वो एक ऐसा नंबर होगा जिसको अगर आप A से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो होगा कांग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो M, ठीक है? दोबारा रिपीट करता हूँ कि A इनवर्स जो है वो एक ऐसा नंबर है जिसको अगर आप A से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी कांग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो M, ठीक है? इसकी जब हम एग्जांपल देखेंगे तो इसमें हम ये देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो अ, इनवर्स जो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उससे बहुत डिफरेंट है, क्योंकि ए इनवर्स जो है एट द एंड ये भी आप फाइंड आउट करेंगे कि ये भी एक इंटीजर नंबर ही होगा रादर देन अ फ्रैक्शनल नंबर। जिस तरह अगर आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में 2 का इनवर्स जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो देखना चाहें तो 1/2 होता है। लेकिन यहाँ पे जो मॉड्यूलर इनवर्स होगा वो भी एक इंटीजर नंबर होगा और उसको हम देखेंगे कि वो किस तरह से इस रिलेशन को सैटिस्फाई करेगा। अगर हम कोई अभी हम ये फ़र्ज़ कर रहे हैं कि अगर हम कोई इस तरह का ए इनवर्स जो फाइंड कर लेते हैं, अभी हम ये नहीं देख रहे कि उसको किस तरह से फाइंड करना है, उसको हम आगे एक एग्ज़ाम्पल में देखेंगे। अभी हम ये सपोज़ करते हैं कि अगर हम हमें इस तरह का एक ए इनवर्स नंबर जो है वो मिल जाता है और हमने ये लीनियर कन्ग्रुएंस जो है, इसको सॉल्व करना है। तो हम ए इनवर्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड पे। लाइक इधर से अगर हम ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए इनवर्स इनटू एक्स और यहाँ पे बन जाएगा ए इनवर्स इनटू बी मॉड्यूलो। सो ए इनवर्स इनटू ए जो होगा, ये मल्टीप्लाई होने के बाद आपके पास 1 आ जाना चाहिए। जब ये 1 होगा तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे सिर्फ x रह जाएगा और x के बारे में हमें पता चल जाएगा कि x एक ऐसा नंबर है जो कि कॉन्ग्रुएंट है ए इनवर्स बी मॉड्यूलो m के, ठीक है? तो यही चीज़ जो है उसको दोबारा यहाँ पे लिखा गया कि x इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए इनवर्स बी मॉड्यूलो। उसके बाद हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमने इनवर्स फाइंड करना है और उसमें हम देखेंगे कि इनवर्स जो है वो किस तरह से एक इंटीजर नंबर होने के बावजूद मल्टीप्लाई होने के बाद 1 कंग्रुएंट m बन जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं एक सिंपल एग्जांपल में कि 3 मॉड्यूलो m का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा। तो इसका एक सिंपल फार्मूला ये है कि आपने ये देखना है कि 3 का आपका कौन-सा मल्टीपल ऐसा होगा जिसको अगर आप 7 से डिवाइड करें तो आपका रिमाइंडर 1 आएगा। दोबारा रिपीट करता हूँ कि 3 का कौन-सा रिमाइंडर आपके पास ऐसा सॉरी 3 का कौन-सा मल्टीपल आपके पास ऐसा होगा, जिसको अगर आप 7 से इंटीजर डिवाइड करें तो आपके पास जो रिमाइंडर है वो 1 आएगा। तो यहाँ पे अगर हम हिट एंड ट्रायल के ज़रिए करें, पॉज़िटिव नंबर में से तो 2 से अगर अगर करें तो रिमाइंडर 6 आता है, 3 से करें रिमाइंडर 2 आता है, 4 से करें रिमाइंडर 5 आता है। लेकिन अगर 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें यानी 3 टाइम्स 5 इज़ 15 और मॉड्यूलो 15 मॉड्यूलो 7 जो है वो आपके पास 1 आ जाता है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि एक कैंडिडेट जो है इसका इनवर्स का वो 5 है। यानी 5 इज़ द इनवर्स ऑफ 3 मॉड्यूलो 7। लेकिन इसका एक सिस्टमैटिक तरीका भी है और आपके पास एक से ज़्यादा इनवर्स जो है वो एक नंबर के हो सकते हैं। लाइक 3 मॉड्यूलो 7 जो है उसके एक से ज़्यादा इनवर्सेस जो हैं वो हो सकते हैं। अभी हम देखते हैं कैसे।
सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं कि 7 जो है वो किस तरह से उसको अब लिख सकते हैं, उसको अब लिख सकते हैं कि 7 इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स 3 प्लस 1। ये हमने किस तरह से लिखा हुआ है, ये जिस तरह आप जानते हैं कि आपके पास एक अ अ, प्राइम फैक्टराइज सॉरी जो जो यूक्लिड्स की एल्गोरिदम है उसके जरिए आप जो है वो उसके जीसीडी को एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं। और इन दोनों का जो जीसीडी है 3 और 7 का, अगर आप उसको देखें तो यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है 1 बनेगा, चूंकि ये दोनों प्राइम नंबर हैं। और उनमें से अगर आप एस और टी की वैल्यू देखें तो एस जो है वो -1 के बराबर होगा, और जो आपके पास टी है +1 के बराबर होगा। तो यहाँ से ये 1 के बराबर आ जाता है। इन इन दोनों को अगर आप सारी इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये 1 के बराबर है। और 1 यहाँ पे क्या है, 1 जो है इसका 3 का और 7 का जो है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो -2 होगा, ये आपका इनवर्स है ऑफ 3 मॉड्यूलो 7। इसको आप किस तरह से वेरीफाई करते हैं कि -2 जो है वो इनवर्स किस तरह से है? तो -2 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा। और -6 मॉड्यूलो 7 करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? 7 -6 को मॉड्यूलो 7 करेंगे तो 7 टाइम्स -1 जो है -7 आ जाएगा, और आपका जो रिमाइंडर है वो +1 बन जाएगा। तो -6 जो है दैट इज कन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 7। तो इस तरह एक जो हमने देखा था कि एक इसका इनवर्स जो है 5 है, एक इनवर्स हमने देखा है वो -2 के बराबर है। इस यहाँ से आप और भी जो इसके इनवर्स के वैल्यूज हैं वो देख सकते हैं। लाइक आपके पास 12 जो होगा वो भी इनवर्स होगा 3 मॉड्यूलो 7 का। इसको आप किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं कि 12 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 36 बन जाएगा। और 36 को अगर आप 7 से इंटीजर डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम 5 जो 35 है, और आपके पास रिमाइंडर जो होगा वो 1 बचेगा। उसके बाद एक थ्योरम है, वो थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास ए और एम जो है वो को-प्राइम्स हैं, यानी उनका जीसीडी जो है वो 1 के बराबर है, तो आपके पास ए मॉड्यूलो एम का इनवर्स जो है वो लाज़मी एग्ज़िस्ट करेगा। कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे इनवर्स जो है वो एग्ज़िस्ट नहीं करता, लेकिन ये एक ऐसी सिचुएशन है जब ए और एम जो है मॉड्यूलर अरिथमेटिक में वो को-प्राइम होंगे या रिलेटिवली प्राइम होंगे, तो उस सूरत में आपके पास ए मॉड्यूलो एम का इनवर्स जो है वो लाज़िमन एग्ज़िस्ट करेगा। वो क्यों एग्ज़िस्ट करेगा, इसको प्रूफ को हम देखते हैं। हमें ये पता है कि अगर ये दोनों जो हैं ए और एम रिलेटिवली प्राइम हैं तो इनका जीसीडी 1 के बराबर होगा। और यूक्लिड्स एल्गोरिथम के ज़रिए और जो है, और हम ये भी देख चुके हैं एक थ्योरम में कि जो आपके पास जीसीडी होता है उसको आप लीनियर कॉम्बिनेशन के ज़रिए लिख सकते हैं, ठीक है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड एम, क्योंकि जीसीडी जो है वो ए और एम का है। जहाँ पे ए और बी का होगा तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी बन जाएगा। और हमारे पास एस और टी जो है वो सिर्फ कोएफिशिएंट्स हैं। तो इनको हम लिख सकते हैं कि एस ए प्लस टी एम इज इक्वल टू 1। और अगर एस ए और टी एम जो है वो 1 के बराबर है तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि एस ए प्लस टी एम इज कंग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो एम। ये चीज जो है इसको देख लें कि एस ए प्लस टी एम इज इक्वल टू, यानी सॉरी, एस ए प्लस टी एम इज कंग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो एम। ये क्यों लिख सकते हैं कि अगर आपका जीसीडी जो है ये 1 के बराबर है, या एस ए प्लस टी एम एक ऐसी वैल्यू है जो 1 के बराबर है, और मॉड्यूलो एम कर रहे हैं जहाँ पे एम एम जो है वो 1 से बड़ा है, तो जब आप उसको 1 को एम से डिवाइड करेंगे तो वो कंग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो एम जो है वो ऑटोमेटिकली हो। लेकिन इसमें आप ये देख सकते हैं कि 2 टर्म्स हैं, एक टीएम है और एक एसए है। टीएम के बारे में आप ये जानते हैं कि इसमें एम जो है वो एज ए फैक्टर है। तो टीएम जो है वो 1 मॉड्यूलो एम के कन्ग्रुएंट नहीं हो सकता, क्योंकि टीएम जो है दैट इज कन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो एम। कन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो एम का मतलब सिंपली ये है कि टीएम जो है दैट इज डिविजिबल बाय एम। तो टीएम जो है वो डिविजिबल बाय एम जो है वो हमें देखने में भी पता चल रहा है कि एम जो है इट मस्ट डिवाइड टी एम, चूंकि ये जो नंबर टी एम है एम इसका एक फैक्टर है। तो अगर इसमें से एस ए और टी एम में से ये वाली जो चीज है दैट इज 0 कंग्रुएंट मॉड्यूलो एम, तो इसका मतलब ये है कि एस ए जो है वही एक ऐसे फैक्टर है दैट इज कंग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो एम। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि ये वाला जो कोफिशिएंट एस है
ये आपके पास ए इनवर्स है। यानी ए मॉड्यूलो एम का जो इनवर्स है, ये फैक्टर एस है जो आपके पास, यानी कोएफिशिएंट एस जो है वो ए मॉड्यूलो एम का इनवर्स है। एक एग्जांपल देखते हैं, इसमें हमने लीनियर कन्ग्रुएंस जो है उसको सॉल्व करना है, जिसमें कन्ग्रुएंस इक्वेशन हमारे पास ये है कि 3x इज कन्ग्रुएंट टू 4 मॉड्यूलो 7। लास्ट टाइम हमने ये देखा था लास्ट एग्जांपल में कि 3 मॉड्यूलो 7 जो है उसका इनवर्स जो है वो -2 है। तो हम सिंपली दोनों साइड को -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -2 इंटू +3 जो है वो -6 आ जाएगा, x उसी तरह से आ जाएगा। राइट साइड पे जो है वो -8 आ जाएगा और मॉड्यूलो 7 जो है वो उसी तरह से आ जाएगा। -6 के बारे में हम ये जानते हैं कि -6 जो है इसको अगर हम मॉड्यूलो 7 में देखें तो ये 1 के बराबर है। ये चीज़ जो है वो दोबारा वेरीफाई होगी कि जब आप एक इनवर्स को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक 3 का जो 3 मॉड्यूलो 7 का इनवर्स जो था वो -2 था। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो जो भी नंबर आया -6 उसको मॉड्यूलो 7 में अगर आप देखेंगे तो वो 1 के बराबर, लाइक 7 टाइम्स -1 इज इक्वल टू -7 और जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 होगा। तो उसको आप 1 लिख देंगे या सिंपली x लिख देंगे। और ये -8 जो है इसको हमने 6 में किस तरह से कन्वर्ट किया। यहाँ पे एक चीज जो है उसको मैं एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि -8 जो है ये भी करेक्ट सॉल्यूशन है। यहाँ पे अगर आप नीचे आप लिखेंगे देखेंगे लिस्ट ऑफ सॉल्यूशन में, तो इसमें -8 भी शामिल है, -1 भी शामिल है और बाकी चीजें भी। तो -8 जो है इसको हमने उसी तरह क्यों नहीं लिखा रहने दिया, इसको हमने 6 में किस तरह से कन्वर्ट किया। तो बेसिकली ये कन्वेंशन है कि जब आप इसको कंग्रूएंट्स को लिखते हैं तो आपने इसको लिखना है इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव नंबर दैट इज क्लोजेस्ट टू जीरो। तो क्लोजेस्ट टू जीरो नंबर जो है उसको अचीव करने का क्या तरीका है, अगर आपके पास कंग्रुएंस जो है इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव नंबर है, जिस तरह यहाँ पे थी कि x वाज कंग्रुएंट टू -8 मॉड 7, तो इसको अगर आपने पॉजिटिव नंबर में चेंज करना है तो आप -8 में 7 जो है वो ऐड करेंगे, -1 बन जाएगा। -1 इज स्टिल नेगेटिव नंबर, उसमें आप दोबारा 7 ऐड करेंगे तो वो 6 बन जाएगा। तो उस 6 को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो x इज कंग्रुएंट टू 6 मॉड 7 जो है ये हमारा सॉल्यूशन है। यानी ऐसी तमाम वैल्यूज जिनको 7 पे डिवाइड किया जाए तो आपका रिमाइंडर 6 आए, वो तमाम वैल्यूज जो है वो x का सॉल्यूशन। लाइक x का सॉल्यूशन कौन कौन सी वैल्यूज हैं, पॉजिटिव नंबर में 6 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 27 आ जाएगा और नेगेटिव नंबर में -1 -8 -15। अब आपने ये देखना है कि x की ये वैल्यूज जो हैं जो वो प्लग आप करेंगे तो आपकी ये वाली इक्वेशन जो है, ये वाला रिलेशन जो है वो सेटिस्फाई होगा। लाइक अगर आप यहाँ पे x की जगह के ऊपर 6 जो है वो लिखते हैं तो 3 टाइम्स 6 जो है वो 18 हो जाएगा आपके पास, और 18 मॉड 7 जो है वो 4 के बराबर आता है। इसी तरह 4 मॉड 7 जो है वो भी 4 के बराबर आता है। तो आपके पास ये रिलेशन जो है ये सेटिस्फाई हो गया फॉर 6। अगर आप 13 के लिए देखेंगे तो 13 टाइम 3 जो है वो 39 के बराबर आता है, और 7 टाइम्स 5 35 और रिमाइंडर फिर आपके पास 4 के बराबर बचेगा। इसी तरह आप किसी नेगेटिव नंबर को लेके देखना चाहते हैं, लाइक अगर आप ये देखना चाहते हैं कि अगर x -8 के बराबर है तो फिर क्या होगा, तो 3 टाइम -8 जो होगा वो -24 के बराबर होगा, और 7 टाइम्स 7 टाइम्स -3 जो होगा वो -21 के बराबर होगा, और 7 टाइम्स -4 जो होगा -28 के बराबर होगा। तो जब -28 है तो उसमें से जो आपका जो नंबर होगा, अ, आपका जो हमारा जो नंबर था वो -24 था, तो -28 में से -24 जब चले जाएँगे तो 4 जो है वो हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि x की जितनी भी वैल्यूज़ जो कि इस रिलेशन को सैटिस्फाई कर रही हैं, वो हमारे इनिशियल रिलेशन को जिसको हम लेके चले थे उसको भी सैटिस्फाई कर। उसके बाद एक हम इनवर्स जो है उसको कैलकुलेट करने की जो है वो एक थोड़ी डिटेल
एग्जांपल जो है उसको देखेंगे। लाइक शुरू में जब हमने 3 मॉड्यूलो 7 जो है उसका इनवर्स कैलकुलेट किया था, तो उसमें जीसीडी को कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं था, छोटे नंबर थे, आप उसको ईज़िली बता सकते थे कि इनका जीसीडी जो है 1 के बराबर है और उसका जो जीसीडी है उसको किस तरह से एज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो लिखा जा सकता है। तो जब आपके पास नंबर बड़े होंगे, लाइक एक नंबर जो है 101 है और दूसरा 4620 है, तो एक तो हमें ये पता नहीं है कि इसका जीसीडी क्या है और दूसरा हमें ये भी पता नहीं है कि इसको अ, एज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज़ 2 नंबर किस तरह से लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसका जीसीडी कैलकुलेट करेंगे। जीसीडी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो है वो यूक्लिड्स एल्गोरिथम है। उसमें हम करते ये हैं कि पहले बड़ा नंबर लिख लेते हैं, फिर छोटा नंबर लिख लेते हैं और उसके बाद हम ये कहते हैं कि जो बड़ा नंबर है उसको एज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉलर नंबर लिखते हैं, प्लस अपने लाइक अगर हम 4620 को लिखना चाहेंगे तो ये आ जाएगा 45 टाइम्स 101 प्लस 75, जहाँ पे 75 हमारा रिमाइंडर है। ठीक है? तो उसके बाद हमने जो नेक्स्ट जीसीडी कैलकुलेट करना है वो 101 और 75 का है। तो हमने करना क्या है, इसमें से 101 जो है वो बड़ी वैल्यू है, 75 छोटी है, तो हमने 101 को लिखना है इन टर्म्स ऑफ 75। ये आ जाएगा 1 टाइम 75 प्लस रिमाइंडर जो है वो 26 आ जाएगा। उसके बाद हमने ये देखना है कि 75 और 26 का जो है उसका जीसीडी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसमें उसको अगर एज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन हम लिखना चाहें तो ये 75 किसके बराबर आ जाएगा, ये 2 टाइम्स 26 प्लस 23 के बराबर आ जाएगा। उसके बाद हमने 26 और 23 का रिलेशन देखना है। 26 को अगर हम लिखना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ 23, तो ये आ जाएगा 1 टाइम्स 23 प्लस 3। तो उसके बाद हमने ये देखना है कि ये वाले जो 2 नंबर्स हैं, इनका जीसीडी किसके बराबर होगा? या 23 को इन टर्म्स ऑफ 3 हम अगर लिखना चाहेंगे एज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन, तो वो कैसे बनेगा? वो 7 टाइम्स 3 प्लस आपका रिमाइंडर जो है, वो 2 के बराबर आ जाएगा। उसके बाद 23 और 2 को अगर हम देखना चाहेंगे, सॉरी 23 नहीं, ये वाला जो 3 था और 2 को अगर हम देखना चाहेंगे, तो हमने ये देखना है कि 3 को इन टर्म एज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 को हम कैसे लिखेंगे? तो ये 1 टाइम्स 2 प्लस 1 आ जाएगा। और फाइनली हमने अगर ये देखना है कि 2 को एज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 हम किस तरह से लिख सकते हैं? तो ये आ जाएगा 2 इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स 1 और यहाँ पे आपके जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो 0 आ गई। और हमें ये पता है कि जब रिमाइंडर की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है तो हम यूक्लिड्स एल्गोरिथम जो है उससे हम एग्ज़िट कर जाते हैं और जो लास्ट नॉन ज़ीरो एंटिटी थी, जो लास्ट नॉन ज़ीरो रिमाइंडर था वो हमारे पास जीसीडी आता है। तो यहाँ से हमारे पास जो जीसीडी इसका बना है वो 1 बना है, यानी ये दोनों नंबर जो हैं ये को-प्राइम्स हैं। अब ये दोनों नंबर को-प्राइम्स है तो मसला हमारे पास फिर भी वही है कि हमने जीसीडी तो कैलकुलेट कर लिया कि ये 1 के बराबर है, लेकिन हमने ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है क्योंकि हमने जो थ्योरम पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि जो एस की वैल्यू है बेसिकली वो हमारे पास जो होता है अ, एस और टी में से एक वैल्यू जो होता है वो आपका इनवर्स होता है, ठीक है? तो वो वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट करनी है, तो वो वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ से बैक ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। वो किस तरह से करते हैं? उसमें सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि 1 किसके बराबर है। 1 को एज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड 3 हम लिखेंगे। तो 1 जो है वो इस साइड पे रह जाएगा तो वो आ जाएगा 3 माइनस 1 टाइम्स 2। तो ये हमने लिख दिया कि 1 इज़ इक्वल टू 3 माइनस 1 टाइम्स 2। उसके बाद हमने ये वाला जो 2 है उसको देखना है कि ये किसके बराबर है। तो 2 को अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा 23 माइनस 7 टाइम्स 3। तो ये हमने लिख दिया कि 2 इज़ इक्वल टू 23 माइनस 7 टाइम्स 3। उसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये 3 जो है इसको हम कैसे लिखेंगे? तो 3 को हम यहाँ से देखेंगे कि 3 जो है दैट इज़ 26 माइनस 1 टाइम्स 23। तो ये आपके पास आ गया 26 माइनस 1 टाइम्स 23। उसके बाद इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी इक्वेशन बनेगी। तो इक्वेशन हमारे पास जो है वो बन रही है 8 टाइम्स 26 माइनस 9 टाइम्स 23। तो ये वाला जो 23 है उसको फिर हम देखेंगे कि किस तरह से जो है वो लिखेंगे। 23 को हम लिखेंगे 75 माइनस 2 टाइम्स 26। तो ये आ जाएगा 75 माइनस 2 टाइम्स 26। उसको भी सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के बाद ये इक्वेशन बन जाएगी
और 26 को हम देखेंगे कि किस तरह से लिखा जाए, तो 26 आ जाएगा 101 माइनस 1 टाइम्स 75। तो ये आ गया 101 माइनस 1 टाइम्स 75। इस इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई करेंगे। उसके बाद हम फाइनली ये देखेंगे कि 75 जो है उसको किस तरह से फैक्टराइज़ किया जा सकता है लीनियर कॉम्बिनेशन के सेंस में। तो 75 किसके बराबर हम हमारे पास आ जाएगा? 75 जो है वो आ जाएगा 4620 माइनस 45 टाइम्स 101। तो ये है 4620 माइनस 45 टाइम 101। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो -35 एक वैल्यू कोएफिशिएंट हमारे पास बनेगा जो कि 4620 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 1601 जो है वो दूसरा कोएफिशिएंट है। तो जो कोएफिशिएंट हमारे पास a से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, यानी a मॉड m में यहाँ पे a जो है 101 है, तो हमें ये पता है कि जो SA का जो कोएफिशिएंट है S, वो बेसिकली हमारा इनवर्स है। तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो 1601 है। तो ये इसको हम ये कहेंगे कि 1601 जो है वो इनवर्स है 101 मॉड्यूलो 4620 का। इसको अगर हम वेरीफाई करना चाहेंगे तो किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं? हमने सिंपली 101 को 1601 से मल्टीप्लाई करना है और मॉड्यूलो 4620 लेना है। अगर तो आपका जो रिमाइंडर है वो 1 आता है तो इसका मतलब ये है कि आपने जो इनवर्स है वो सही कैलकुलेट कर लिया। लाइक वेरिफिकेशन में सिंपली यही चीज़ है कि आपने ये देखना है कि अगर 1601 टाइम्स 101 जो है इज कंग्रुएंट टू 1 मॉड 4620, तो आपने अपना जो इनवर्स की कैलकुलेशन है वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद एक थ्योरम है जिसको कहते हैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। चाइनीज मैथमेटिशियन था, उसने कोई एक ऑब्जर्वेशन थी उसकी कि अगर आपके पास देयर आर सर्टेन थिंग्स हुज नंबर इज अननोन, लेकिन जब आप उनको 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो है वो 2 आता है। जब उन आप उनको 5 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर जो है वो 3 आता है और जब आप उसको 7 से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर जो है वो 2 आता है। तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ थिंग्स? तो जो एक नंबर ऑफ थिंग्स हैं उनकी क्या तादाद है? तो इस यही जो प्रॉब्लम है इसको अगर आप फार्मूलेट करें मैथमेटिकली तो आपके पास ये लीनियर कंग्रुएंसेस आएंगे या सिस्टम ऑफ लीनियर कंग्रुएंसेस जो है वो आएगा जिसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यानी कि x is congruent to 2 modulo 3 and at the same time x is congruent to 3 modulo 5, at the same time x is congruent to 2 modulo 7। तो इसको ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर कंग्रुएंसेस है इसको हमने सॉल्व करना है, तो उसके लिए जो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है उसको पहले हम देखते हैं कि वो क्या है और उसकी स्टेटमेंट क्या है और उसका प्रूफ क्या है और उसके जरिए हम इस तरह के जो सिस्टम्स हैं उनको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो स्टेटमेंट है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की वो ये है कि लेट m1 m2 अप टू mn, ये सारे जो हैं वो 0 से बड़े नंबर हैं और ये पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम है या पेयर वाइज को प्राइम है। यानी उसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पेयर का m1 m2 का m2 m3 का m1 m3 का m1 mn कोई भी अगर आप पेयर ले लें तो उनका जो जीसीडी जो होगा 1 होगा, यानी वो आपस में प्राइम होंगे, यानी को प्राइम होंगे या रिलेटिवली प्राइम होंगे। अगर इस तरह के m आपको मिल जाएं और आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इस तरह से है कि x इज कंग्रुएंट टू a1 मॉड्यूलो m1 और x इज कंग्रुएंट टू a2 मॉड्यूलो m2, x इज कंग्रुएंट टू an मॉड्यूलो mn और दरमियान में भी सारी इक्वेशन है a2 a3 a4 अप टू an जो है ये सारी इक्वेशन। तो वो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा दैट विल बी मॉड्यूलो m, यानी इन मॉड्यूलो m अरिथमेटिक यूनिक सॉल्यूशन होगा जहाँ पे m जो है वो प्रोडक्ट है इन तमाम m's का, यानी m1 m2 m3 से लेकर mn तक जितने भी नंबर हैं इन सब का जो प्रोडक्ट है उसको स्मॉल m से जो है वो आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका प्रूफ जो है उसमें सबसे पहले जो है वो कंस्ट्रक्शन का फेज है जिसमें आप प्रूफ कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके बाद आप शो करते हैं कि ये प्रूफ जो है वो एक वैलिड प्रूफ है। तो इसमें सबसे पहले हमने कुछ जो एंटिटीज हैं उनको फार्मूलेट किया। फॉर एग्जांपल m को हमने ये कहा कि
एम जो है वो तमाम एम आईज का जो है वो प्रोडक्ट है। उसके बाद जो कैपिटल एम आई है उसको हमने ये कहा कि ये एम डिवाइडेड बाय एम आई है, ठीक है। यानी जो तमाम एम्स का प्रोडक्ट था उनमें से एम आई को हमने फैक्टर आउट कर दिया। इसका एसेंशियली ये मतलब होगा कि जब आप एम को एम आई से जो है वो डिवाइड कर देंगे, तो जो रिमेनिंग वैल्यू होगी यानी कैपिटल एम आई और स्मॉल एम आई, ये दोनों जो वैल्यूज होंगी ये आपस में को प्राइम होंगी, इनका आपस में कोई जो जीसीडी होगा वो 1 के बराबर होगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये सारी वैल्यूज जो हैं ये आपस में तो को प्राइम है, यानी एक दूसरे को डिवाइड नहीं करती। तो अगर मैं इन तमाम वैल्यू में से m1 से डिवाइड कर दूं, m1 से डिवाइड करने का मतलब ये है कि इन सारे प्रोडक्ट में से मैं m1 को खत्म कर दूं और मेरे पास प्रोडक्ट बच जाए m2 से लेकर mn तक। तो जो ये सारा प्रोडक्ट होगा m2 से लेकर mn तक, ये m1 के साथ इसका जो जीसीडी होगा वो 1 होगा, यानी m1 ना इसको डिवाइड करेगा ना ये m1 को डिवाइड करेगा, और इनका जो कॉमन फैक्टर होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो इनका होगा वो 1 के बराबर होगा। सेम इज ट्रू फॉर कैपिटल M2, ठीक है। यानी कैपिटल M2 और स्मॉल M2 जो है उसका जीसीडी भी 1 के बराबर होगा। कैपिटल M3 और स्मॉल M3 का जो जीसीडी है वो भी 1 के बराबर होगा, एंड सो ऑन। और अभी जो हमने थ्योरम देखा था जिसमें हमने ये कहा था कि जी अगर आपके पास ए और एम जो है ये रिलेटिवली प्राइम है, तो आपके पास ए मॉड्यूलो एम का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। दोबारा रिपीट करता हूँ, अभी एक थ्योरम हमने पढ़ा था, उसमें हमने ये कहा था कि अगर ए और एम जो है वो रिलेटिवली प्राइम है, यानी उसको रिलेटिव प्राइमलिटी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर दो नंबर का जीसीडी जो है वो 1 के बराबर है, तो ए मॉड्यूलो एम जो है उसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे भी दो नंबर्स हैं जो कि रिलेटिवली प्राइम है, एम आई स्मॉल और एम आई कैपिटल। इनका जीसीडी 1 के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि एक वाई आई जो है वो एग्जिस्ट करता है सच दैट वाई आई और कैपिटल एम आई का जो प्रोडक्ट होगा वो 1 मॉड्यूलो एम आई के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो वाई आई है ये बेसिकली कैपिटल एम आई का जो है वो मॉड्यूलो इनवर्स, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि वाई आई जो है ये कैपिटल एम आई का मॉड्यूलो इनवर्स है, यानी हम कैपिटल एम आई मॉड्यूलो स्मॉल एम आई का जो इनवर्स होगा वो वाई आई के बराबर होगा। उसके बाद हम ये कहते हैं कि लेट एक्स इज इक्वल टू दिस थिंग। अब ये क्या है? ए आई, वाई आई, एम आई और मॉड एम। मॉड एम में जो वैल्यू एम है इसका हमें पता है कि ये प्रोडक्ट है तमाम एम्स का, यानी M1 M2 M3 M4 Mn तक। ए आई जो है वो इनिशियल नंबर्स हैं जो हमारी इक्वेशन में आ रहे थे, लाइक x इज इक्वल टू a1 मॉड m1, x इज इक्वल टू a2 मॉड m2। तो ये ए आई वहां से आ रहा है, a1 a2 वहीं से आ रहा है। एम आई का हमें पता था कि ये स्मॉल एम यानी ये m डिवाइडेड बाय स्मॉल एम आई है, और वाई आई का हमें पता है कि वाई आई इज इनवर्स ऑफ कैपिटल एम आई मॉड्यूलो स्मॉल एम आई, ठीक है। तो इन सब को अगर हम जमा करें तो हमारे पास जो है वो एक सोल्यूशन आता है, उसको ये जो है वो सोल्यूशन होगा, ये मॉड्यूलो एम में एक्स की वैल्यू होगी जो कि तमाम इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। पहले तो इसको एक्सपैंड करके लिख लेते हैं कि एक्सपैंड करके जब लिखेंगे तो ये कैसे लगेगी। उसके बाद ये आर्गुमेंट करेंगे कि ये इन सब का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन जो है वो किस तरह से होगा। एक्सक्यूज मी। अच्छा, जब एक्सपैंड करके लिखेंगे एसेंशियली जो हमारा समेशन है वो आई के ऊपर लूप कर रहा है, या उसका जो वेरिएबल है वो आई है। तो ये बराबर होगा a1 y1 m1 प्लस a2 y2 m2 प्लस an yn mn, और दरमियान में बाकी सारी वैल्यू जो हमको हम डॉट्स के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्यूशन क्यों फॉर्म करना चाहिए, इसकी वजह क्या है? अगर आप ये वाली जो इक्वेशन है इसको कंसीडर करें मॉड एम के में, नॉट इन मॉड एम, यहाँ पे हमने मॉड एम लिखा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको मॉड एम के में कंसीडर करें इसी इक्वेशन को,
तो अगर हम ये लिखें A1 Y1 M1 प्लस A2 Y2 M2 अप टू AN YN MN मॉड M1, तो ये किसके बराबर आ गया? ये आ जाएगा बराबर A1 Y1 M1, यानी इसके बराबर आ जाएगा। बाकी टर्म्स जो है वो सारी की सारी जो है वो 0 हो जाएंगी। ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, और दरमियान में जो सब बाकी चीजें हैं वो भी 0। अब ये 0 क्यों हो जाएंगे? उसकी वजह ये है कि कोई भी m की वैल्यू जो है, M1 की वैल्यू जो है वो कैपिटल M2 को भी डिवाइड करेगी, M1 की वैल्यू जो है वो कैपिटल M3 को भी डिवाइड करेगी, M1 की वैल्यू कैपिटल M4 को भी डिवाइड करेगी, और M1 की वैल्यू कैपिटल MN को भी डिवाइड करेगी। अगर ये नहीं डिवाइड करेगी तो सिर्फ कैपिटल M1 को डिवाइड नहीं करेगी, क्योंकि हम पहले भी एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि जो जीसीडी होगा स्मॉल m1 का और कैपिटल M1 का, या इन जनरल केस स्मॉल mi का और कैपिटल Mi का जो जीसीडी होगा वो 1 के बराबर होगा। तो जब ये स्मॉल m1 इन सारी टर्म्स को जो है वो डिवाइड करता है, तो मॉड्यूलर अरिथमेटिक में उसका जो मॉड्यूलस है वो कितना बनेगा? अगर उसको वो पूरा-पूरा डिवाइड कर रहा है तो उसका जो मॉड्यूलो या रेसिडुअल या रिमाइंडर जो है वो तो 0 के बराबर आएगा। तो इनकी जगह पे हम सबकी जगह पे 0 लिख सकते हैं, और जो टर्म बच जाएगी वो सिर्फ ये वाली टर्म है। और ये वाली टर्म भी जब बच जाएगी, इसको अगर हम इन टर्म ऑफ मॉड M1 लिखेंगे, तो हमें ये पता है कि Y1 और M1 जो है ये आपस में इनवर्स है। ये दोनों मल्टीप्लाई होके मॉड M1 में 1 के बराबर आ जाएंगे। ठीक है? जिस तरह हमने ये पढ़ा था कि A मॉड्यूलो M का जो इनवर्स होगा वो A इनवर्स, और A जो होगा दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो M। तो यहाँ पे ये दोनों आपस में इनवर्स हैं, तो ये 1 के बराबर इसको आप पुट कर देंगे। तो आपके पास जो बाकी चीज बचेगी वो बचेगी A1 मॉड M1। तो यही वो चीज है जहाँ से हमने शुरू किया था, यानी हमने ये कहा था कि x इज इक्वल टू A1 मॉड M1। दूसरी इक्वेशन में हमने ये कहा था A2 इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू A2 मॉड M2। तीसरी इक्वेशन में हमने ये कहा था कि A3 इज कन्ग्रुएंट टू सॉरी x इज कन्ग्रुएंट टू A3 मॉड M3। चौथी में हमने ये कहा था कि A4 इज कन्ग्रुएंट टू A x इज कन्ग्रुएंट टू A4 मॉड M4। तो पहली इक्वेशन जो है वो इस तरह से आएगी। दूसरी इक्वेशन में इसी तरह अगर आपके पास जो है उसको आप मॉड्यूलो M1 की बजाय M2 करेंगे, तो आपके पास सिर्फ जो वो वैल्यू बचेगी जिसमें A2 Y2 और M2 होगा। इसी तरह अगर आप इसको मॉड्यूलो M3 में देखेंगे तो यहाँ पे जो आपके पास बचेगा वो बचेगा A3 Y3 और M3। और कॉन्सिक्वेंटली अगर आप इसको nth इक्वेशन में देखेंगे और इसको कंसीडर करेंगे इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूलो MN, तो आपके पास सिर्फ ये वाली वैल्यू बच जाएगी, यानी ये वाली वैल्यू बच जाएगी, और बाकी सारी वैल्यूज जो है वो 0 हो जाएंगी। वो 0 इसलिए होंगी कि हमारा जो स्मॉल mn है वो इसको भी डिवाइड कर देगा, और इसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा, वो इसको भी डिवाइड कर देगा, इसका रिमाइंडर भी 0 आ जाएगा, और बाकी सबको डिवाइड कर देगा। सिर्फ इसको डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि इसमें जो कैपिटल mn है वो और स्मॉल mn जो है ये आपस में को प्राइम्स हैं। लेकिन जब ये को प्राइम्स हैं और इनको हमने लिखा हुआ है मॉड mn में लिखा हुआ है, तो ये दोनों चीजें जो हैं यानी yn और mn जो है ये आपस में इनवर्स हैं, यानी yn इज इनवर्स ऑफ कैपिटल mn। तो इसको आप 1 के बराबर कर दें, तो इसका मतलब ये हो गया कि x इज कन्ग्रुएंट टू an मॉड mn। तो इसको अगर आप देखें तो यही वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन था जहां से हमने शुरू किया था। लाइक हमने यहाँ से शुरू किया था कि x is congruent to a1 mod m1, x is congruent to a2 mod m2, x is congruent to an mod mn। तो जब हमने एक ऐसी इक्वेशन बना ली जिसको अगर हम मॉड m1 में देखेंगे, मॉड m1 में देखेंगे तो वो हमें पहली इक्वेशन रिटर्न कर देगा। जब उसको हम मॉड m2 में देखेंगे तो हमें दूसरी इक्वेशन रिटर्न कर देगा। जब हम उसको मॉड m3 में देखेंगे तो हमें तीसरी जो इक्वेशन है वो रिटर्न कर देगा। और जब उसको हम मॉड mn में देखेंगे तो हमें आखिरी इक्वेशन जो है वो रिटर्न कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो इक्वेशन है ये हमारा साइमल्टेनियस सोल्यूशन है, यानी इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो है जो सोल्यूशन आएगा वो तमाम इक्वेशंस को जो है वो सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे जो है हमारा जो प्रूफ है वो कंप्लीट होता है।
यहाँ पे वही आर्गुमेंट है जो मैंने आपको बताया है कि mi जो होगा, वो mk को डिवाइड करेगा फॉर k नॉट इक्वल टू i, ठीक है? यानी m1 जो है वो कैपिटल M1 को डिवाइड नहीं करेगा, उसके अलावा जितने भी m कैपिटल M होंगे उन सबको वो डिवाइड करेगा। इसलिए mk कैपिटल जो कोई भी होगा दैट विल बी congruent to 0 modulo mi, या दैट विल बी डिविजिबल बाय mk, और x जो होगा दैट इज congruent टू ai yi mi, और यहाँ पे चूंकि ai और yi जो है ये आपस में इनवर्स हैं, तो बाकी जो चीज बचेगी वो ai मॉड्यूलो mi है, जो कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है जिससे हम शुरू कर रहे हैं। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल यही वही जो एग्जांपल हमने पहले भी देखी थी उसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि x इज congruent to 2 mod 3, x इज congruent to 3 mod 5, x इज congruent to 2 mod 7। इसमें जितने भी m है, इसको अगर m1 कहें, इसको m2 कहें और इसको m3 कहें, तो ये आप ये देख सकते हैं कि तीनों जो है वो को प्राइम है, रिलेटिवली को प्राइम है, और इंसिडेंटली यहाँ पे ये सारे जो हैं ये वैसे भी प्राइम नंबर्स हैं, 3, 5 और 7। तो हमने जो कैलकुलेट करना है, a1 की वैल्यू जो है वो 2 के बराबर है, a2 की वैल्यू 3 के बराबर है, और a3 जो है वो भी 2 के बराबर है। तो सबसे पहले हम जो है वो यहाँ से m1 की वैल्यू से m भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि m जो है वो 105 के बराबर आएगा। m1 क्या होगा, दैट इज m डिवाइडेड बाय स्मॉल m1, यानी 105 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 35 के बराबर आ जाएगा। m2 जो है 105 डिवाइडेड बाय 5 21 के बराबर आ जाएगा, और m3 जो है वो 105 डिवाइडेड बाय 7 यानी 15 के बराबर आ जाएगा। एक्सक्यूज मी। अब हमने जो है वो इन्वर्सेस फाइंड करने हैं, लाइक जो हमारी इक्वेशन थी उसमें ए आई वाई आई और कैपिटल एम आई का जिक्र था। हमने ए आई तो हमें गिवन है, एम आई हमने कैलकुलेट कर लिया कैपिटल एम आई, तो हर एक जो एम आई है उसका हमने इनवर्स जो है वो फाइंड करना है, उसको हम वाई आई कह रहे थे। तो सबसे पहले जो M1 है, कैपिटल M1 मॉड्यूलो 3 का जब हम इनवर्स फाइंड करेंगे, तो इसको हम शॉर्टकट मेथड से फाइंड कर लेते हैं कि हमने ये देखना है कि 35 को हम किस से मल्टीप्लाई करें तो मॉड्यूलो 3 में आपका जो रिमाइंडर है वो 1 आएगा। तो 35 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं 70 आएगा, और 20 उसको अगर मैं 70 को 3 से इंटीजर डिवाइड करूं तो मेरा जो रिमाइंडर है वो 1 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे हम 2 जो होगा ये 35 मॉड्यूलो 3 का जो है वो इनवर्स है। उसके बाद मैंने ये देखना है कि y2 जो है वो किसके बराबर है, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनवर्स ऑफ 21 मॉड्यूलो 5 जो है 1 के बराबर है, जो कि 5 को अगर आप 21 को अगर 5 से इंटीजर डिवाइड करेंगे तो वैसे भी आपका रिमाइंडर जो है वो 1 के बराबर है, तो यहाँ पे इनवर्स जो है वो भी 1 के बराबर है। इसी तरह y3 जो है इसमें भी इनवर्स 1 के बराबर है, जो कि अगर 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 1 आएगा। तो x जो कि साइमल्टेनियस सॉल्यूशन है वो किसके बराबर है, a1 कैपिटल M1 y1, a2 कैपिटल M2 y2 प्लस a3 कैपिटल M3 y3। इन सब वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा दैट इज इक्वल टू 23 233, और इसको आपने मॉड m में लिखना है, और मॉड m जो है वो 105 के बराबर है। तो इसको अगर 233 को 105 के मॉड में लिखेंगे तो वो आपके पास जो है वो 23 के बराबर है। ये जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप 233 जो है इसको भी अगर अपनी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में पुट करके देखेंगे तो ये भी आपका एक सोल्यूशन जो है वो फॉर्म करेगा। लेकिन कन्वेंशन ये है कि आपका जो जो सोल्यूशन आप लिखते हैं उसको आप लोएस्ट पॉसिबल टर्म्स में लिखते हैं, इन टर्म्स ऑफ लोएस्ट इंटीजर दैट इज क्लोजेस्ट टू जीरो। पॉजिटिव हो लेकिन जीरो से क्लोजेस्ट हो, तो वो नंबर जो है वो 23 के बराबर है। और ये नंबर हमारे पास किस तरह से आया, हमने ये 233 जो है इसको इन टर्म्स ऑफ कंग्रुएंट्स मॉड्यूलो m में लिखा है, यानी 233 कंग्रुएंट 1 सॉरी मॉड्यूलो 105 जो होगा वो 23 के बराबर है। तो अब 23 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें x में,
तो 23 इज कंग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो 3। वो किस तरह से कि अगर 23 को डिवाइड करें 3 से, तो 7 टाइम्स 3 21 है, और आपका मॉड्यूलो जो रिमाइंडर है वो 2 के बराबर है। इसी तरह 21 को ही अगर आप सॉरी 23 को ही अगर आप 5 से डिवाइड करें, तो 5 टाइम्स 4 जो 20 है, और आपका रिमाइंडर जो है वहाँ पे 3 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह 23 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 टाइम्स 23 जो है 7 टाइम्स 3 21, और रिमाइंडर फिर आपका 2 के बराबर बचेगा। इसी तरह आप इस वैल्यू के साथ भी अपनी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है उनको वेरीफाई कर सकते हैं कि 233 जब यहाँ पे होगा x की वैल्यू, तो जब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 210 तक आप पहुंचेंगे, सॉरी 210 तक नहीं पहुंचेंगे, ये आपके पास बच जाएगा 3 टाइम्स 7 21, और यहाँ से एक आपके पास जो है वो अ, 2 बचेंगे, और 23 और फिर 7, यानी 77 टाइम्स 3 जो है ये आपके पास 231 के बराबर बचेगा, के बराबर आएगा, और आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो 2 के बराबर है। इसी तरह अगर आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो आपको पता है कि 230 जो है ये डिविजिबल होगा 5 से, और आपका रिमाइंडर जो है वो 3 के बराबर बचेगा, यानी 233 इज कंग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 5। इसको यानी 233 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे, तो आपका रिमाइंडर जो है वो 3 के बराबर होगा। इसी तरह अगर आप 233 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो उसका रिमाइंडर भी 2 के बराबर ही होना चाहिए। इस चीज को आप वेरीफाई करें। उसके बाद जो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है इसका चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का, वो ये है कि आप बहुत बड़े इंटीजर्स जो हैं उनको इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूलर अरिथमेटिक या रेजिड्यूज या इन टर्म्स ऑफ रिमाइंडर जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी है कि फॉर एग्जांपल एन इंटीजर ए वेयर ए जो है वो 0 से लेकर m के दरमियान होना चाहिए, और m जो है वो हमें पता है कि किसके बराबर है, m जो है वो तमाम m i के प्रोडक्ट के बराबर है। और शर्त हमारे पास वही है, कंडीशन वही है कि कोई भी एम आई और एम जे जो है वो आपस में उनके कॉमन फैक्टर्स नहीं होने चाहिए, यानी कि वो को प्राइम होने चाहिए। तो ये बड़े बड़े इंटीजर्स को आप छोटी वैल्यूज में किस तरह से स्टोर करते हैं, आप उसको डिफरेंट रेजिड्यूल्स में लिखते हैं, रेजिड्यूज में, रेजिड्यूज या रिमाइंडर, ये एक ही चीज है, यानी एक ही कॉन्सेप्ट के डिफरेंट नाम है। यानी आप एज एज ए टुपल लिखेंगे उस पूरे इंटीजर को, उसका एक पहला हिस्सा जो होगा वो a मॉड m1 होगा, a जहाँ पे a आपका इंटीजर है, दूसरा हिस्सा a मॉड m2 होगा, तीसरा हिस्सा जो है वो a मॉड m3 होगा, और आखिरी हिस्सा जो है वो a मॉड mn होगा। तो अगर आपने इसके ऊपर कोई अरिथमेटिक परफॉर्म करनी है, तो आप हर एक जो इसका पोर्शन है उसके ऊपर अलहदा से उस अरिथमेटिक को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस क्या है कि आप हर एक जो कैलकुलेशन है उसको पैरेललाइज कर सकते हैं, डिफरेंट मशीन पे कर सकते हैं, डिफरेंट सीपीयू पे कर सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, जिससे पता लगेगा कि इंटीजर जो है उनको इन टर्म्स ऑफ रेजिड्यूज या जो इन टर्म्स ऑफ रिमाइंडर जो है वो किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि जो M1, M2, M3 और M4 की जो चॉइसेस हैं वो हम ये लेते हैं कि M1 99 के बराबर है, M2 98 के बराबर है, M3 97 है, और M4 95 है। इसमें से आप ये देख सकते हैं कि ये सारे जो है ये आपस में को प्राइम है, यानी किसी भी पेयर का जो जीसीडी है वो 1 से ज्यादा नहीं। तो M जो होगा वो इन सब के प्रोडक्ट के बराबर होगा। वो हमारे पास एक काफी बड़ी वैल्यू जो है वो बनती है, वो हमने इसको यहाँ पे। तो कोई भी ऐसा नंबर जो कि M से कम है उसको आप एज ए टुपल ऑफ 4 रिमाइंडर्स जो है वो लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने ये एक इंटीजर है उसको रिप्रेजेंट करना है, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम इस टुपल के साथ 33, 8, 9 और 89। अब ये वैल्यूज कहाँ से आई? 33 जो है वो दिस नंबर डिवाइडेड बाय 99 का रिमाइंडर। इसी तरह 8 जो है वो दिस नंबर डिवाइडेड बाय 98 का रिमाइंडर है। 9 जो है वो दिस नंबर डिवाइडेड बाय 9 का डिवाइडेड बाय 97 का रिमाइंडर है। इसी तरह जो 89 है वो दिस नंबर ए डिवाइडेड बाय 95 का रिमाइंडर।
ठीक है। इसी तरह आप एक दूसरा इंटीजर इसको b कह लें, इसको भी एज ए टुपल लिख सकते हैं। इसमें 32 जो होगा वो b डिवाइडेड बाय 99 का रिमाइंडर है, 92 b डिवाइडेड बाय 98 का रिमाइंडर है, और 42 जो है b डिवाइडेड बाय 97 का रिमाइंडर है, 16 जो है वो b डिवाइडेड बाय 95 का रिमाइंडर। अगर हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, लाइक मैं ये इंटीजर a को और इस इंटीजर b को ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं सेपरेटली ये करूंगा कि इन दोनों टुपल्स के जो डिफरेंट पीसेज हैं उनको आपस में ऐड कर दूंगा और रेलिवेंट जो आपका जो m है उसके साथ उसका मॉड ले। लाइक पहला हिस्सा जो है वो 33 प्लस 32 मॉड m1 होगा, यानी 60 ये आपके पास होगा, 32 प्लस 33 जो है ये 65 है, और मॉड 99 लेंगे तो ये स्टिल 65 ही रहेगा। दूसरा हिस्सा जो है वो 92 प्लस 8 और मॉड m2 होगा, मॉड m2 यानी 98 के साथ, तो ये 100 मॉड 98 जो है ये 2 के बराबर है, तो हम यहाँ पे 2 लिखते हैं। इसी तरह जो तीसरा हिस्सा है ये 51 आएगा। 51 कैसे आएगा? 42 प्लस 9 जो है ये 51 है, और मॉड 97 करेंगे तो स्टिल ये 51 के बराबर है। और आखिरी हिस्सा जो है ये होगा 89 प्लस 16 विच इज 105 मॉड 95, तो ये जो है ये 10 के बराबर हमारे पास आ जाएगा। अब अगर हमने यहाँ से एक नंबर जो है वो रिकंस्ट्रक्ट करना है कि ये वाला जो एडिशन है ये किस इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि उसके लिए हम फिर वही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है वो सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर कंग्रुएंसेस जो है उसको सॉल्व करेंगे। लाइक ये हमारे पास नंबर था और हमें एम्स का पता था, तो हम कहेंगे जी कि x इज कंग्रुएंट टू 65 मॉड 99 एंड x इज कंग्रुएंट टू 2 मॉड 98, जहाँ पे ये वाले जो टुपल्स हैं ये बेसिकली a की वैल्यूज हैं, a1 a2 a3 और a4। इसी तरह हम ये कहेंगे कि x is congruent to 51 mod 97 and x is congruent to 10 mod 95। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे यूजिंग चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा 537140। तो आप जो दूसरे इंटीजर्स हैं उनको भी ऐड करने के बाद ये देख सकते हैं, तो उसका भी यही रिजल्ट आएगा। लेकिन इसमें जो चीज नोट करने वाली वो ये है कि जब हम उसके ऊपर अरिथमेटिक कर रहे थे उन दो टुपल्स के ऊपर जिसको हमने एज ए रेजिडुअल्स या एज ए रिमाइंडर के टुपल के रिप्रेजेंट किया, तो हमने किसी भी नंबर से ऐसे से हमने डील नहीं किया जिसकी वैल्यू 100 से ज्यादा थी। हम अरिथमेटिक करते रहे उन सब नंबर के साथ जिनकी वैल्यू जो है वो 100 से कम थी। सिर्फ जब हमने जो नंबर है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना था, जब हमने ये इंटीजर जो है इसको रिकंस्ट्रक्ट करना था इसकी ये वाली रिप्रेजेंटेशन से, तो तब हमें ऐसे अरिथमेटिक करने पड़े जिसकी वैल्यू जो है वो 100 से कम है। तो इस तरह अगर नंबर्स को छोटा रखना हो या बहुत बड़े नंबर जो है उनको रिप्रेजेंट करना हो, तो ये मॉड्यूलर अरिथमेटिक में ये एक तरीका है जिसके जरिए हमें उसको कर सकते हैं। उसके बाद है सूडो प्राइम्स का एक कॉन्सेप्ट है। कुछ चाइनीज मैथमेटिशियन है, उन्होंने ये नोटिस किया था कि जब भी एन जो है वो एक प्राइम नंबर होता है, तो 2 रेस पर n माइनस 1 इज कंक्रूवेंट टू 1 मॉड्यूलो n। n जो है वो प्राइम नंबर जब भी होगा तो 2 रेस पर n माइनस 1 इज कंक्रूवेंट टू 1 मॉड्यूलो n। उनमें से कुछ ने ये भी क्लेम कर दिया कि इसका कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स ट्रू होने का मतलब ये है कि अगर 2 रेस पर n माइनस 1 इज कंक्रूवेंट टू 1 मॉड्यूलो n, तो n जो होगा वो प्राइम नंबर होगा। लेकिन ये हमें भी अभी भी पता है कि प्राइम नंबर जो है उसके लिए इस तरह से कोई जनरेटिव फंक्शन जो है वो नहीं बन सका जिसके जरिए आप प्राइम नंबर्स को जनरेट कर सके, या ये वाला जो प्राइमलिटी टेस्ट है ये उसकी कन्वर्स डायरेक्शन में उसको ट्रू ट्रू नहीं है। फॉर एग्जांपल इसकी एक काउंटर एग्जांपल है कि हमारे पास एक नंबर है 341। ये एक ऐसा नंबर है कि 2 रेज़्ड पर 340 यानी अगर n इज इक्वल टू 341 है तो n माइनस 1 जो है वो 340 होगा। दिस इज कंक्रूएंट टू 1 मॉड 341। लेकिन ये नंबर जो है ये प्राइम नंबर नहीं, ये कंपोजिट नंबर है जो कि दो प्राइम का प्रोडक्ट है 31 और 11 का। और ऐसे कंपोजिट्स जिनकी ये प्रॉपर्टी हो, क्या प्रॉपर्टी हो कि
2 रेज़ पावर n माइनस 1 इज़ कांग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो n। उन नंबर्स को हम कहते हैं कि ये सूडो प्राइम्स हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ कि ऐसे नंबर्स जिनकी ये प्रॉपर्टी हो, ऐसे नंबर्स n जिनकी ये प्रॉपर्टी हो कि 2 रेज़ पावर n माइनस 1 इज़ कांग्रुएंट टू 1 मॉड n, लेकिन वो प्राइम नहीं है, कंपोजिट हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट ही कहेंगे, लेकिन इनको हम कहेंगे कि ये सूडो प्राइम नंबर्स। उसके बाद हमारे पास एक फर्दर जो है वो क्लासिफिकेशन है सूडो प्राइम्स की। ऐसे नंबर हैं जिनको हम कार्मिशाइल नंबर्स कहते हैं। कार्मिशाइल नंबर जो है वो एक ऐसा कंपोजिट n है। कंपोजिट का मतलब ये है कि इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, यानी ये प्राइम नहीं है। सच दैट b raised to power n minus 1 is congruent to 1 mod n for all b relatively prime to n। अब इस बात का क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जो लास्ट स्लाइड में हमने जो सूडो प्राइम की डेफिनेशन देखी थी, वो था 2 रेज़ पावर n माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod n। तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कार्मिशाइल नंबर ऐसे सूडो प्राइम्स होते हैं जहाँ पे b रेज़ पावर n माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod n फॉर ऑल b दैट आर रिलेटिवली प्राइम टू n, यानी जहाँ पे b और n का जो जीसीडी है वो 1 के बराबर होगा, तो वहां पे अगर वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो वो नंबर जो होंगे उनको आप अल्टीमेट सूडो प्राइम्स कहेंगे या उनको आप कार्मिशाइल नंबर्स कहेंगे। तो कुछ जो कार्मिशाइल नंबर्स जो अभी तक कैलकुलेट किए गए हैं, ये उनके एक लिस्ट है। इससे जो अ, बड़े कार्मिशाइल नंबर थे उनकी लिस्ट जो है वो भी आप इंटरनेट से देख सकते हैं। उसके बाद है फर्मेट्स लिटल थ्योरम। जो एंशिएंट ऑब्जर्वेशन थी 2 रेज़ पर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p, ये बेसिकली वही चीज है। 2 रेज़ पर n माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p। यहाँ पे n की बजाय p को यूज किया गया सिर्फ इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कि p जो है वो प्राइम नंबर है। तो ये थी एंशिएंट ऑब्जर्वेशन। तो जो फर्मेट्स है उसने ये ऑब्जर्व किया है कि जब p जो है वो प्राइम है और a कोई भी ऐसा इंटीजर है दैट इज नॉट डिविजिबल बाय p, ठीक है, यानी a is any integer that is not divisible by p, then a raised per p minus 1 is congruent to 1 modulo। यहाँ पे जो है वो जो कंडीशन है वो ये है कि a और p जो है यानी p जो है वो a का फैक्टर ना हो, p जो है वो a को डिवाइड ना कर रहा हो। तो ये वाला जो रिलेशन है वो होल्ड कर रहा है कि a raised per p minus 1 is congruent to 1 mod। और furthermore for any integer a we have a raised per p is congruent to a mod p। तो ये सिंपल कोई चीज नहीं है, ये भी उसी का कॉन्सिक्वेंस है। अगर आप ये वाली जो इक्वेशन है जो अभी हमने देखी कि a रेस पर p माइनस 1 इज कंक्रूएंट टू 1 मॉड p, इसके दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर दें तो a रेस पर p माइनस 1 जो है वो a रेस पर p बन जाएगा। और राइट साइड पे कंक्रूएंट 1 मॉड्यूलो p की बजाय कंक्रूएंट a मॉड्यूलो p जो है वो हो जाएगा। अब इस ये जो थ्योरम है इसका फायदा क्या है, इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देखते हैं कि एक्सपोनेंशिएशन मॉड प्राइम। हमने ये चीज फाइंड करनी है कि 2 रेज़ पर 301 मॉड 5 जो है वो किसके बराबर है। हमने एक एल्गोरिथम भी पढ़ी थी मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन की, फास्ट एल्गोरिथम थी, लेकिन इसके जरिए भी हम कर सकते हैं। अब हमें ये पता है कि 2 रेज़ पर 4 इज कन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 5। ये किस तरह से पता है? बाय फर्मेट लिटल थ्योरम। क्योंकि n 5 है और n माइनस 1 जो है वो 4 है, ठीक है। n 5 है और n माइनस 1 जो 4 है, इसका मतलब ये है कि 2 रेज़ पर 4 इज कन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 5। और 5 यहाँ पे हमारे पास प्राइम नंबर है। तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि 2 रेज़ पर 300 जो है उसको हम, इसकी जो पावर है उसको हम तोड़ देंगे। लाइक इसको हम ये कहेंगे कि 2 रेज़ पर 300 इज इक्वल टू 2 रेज़ पर 4 रेज़ पर 75। तो उससे ये होगा कि ये वाली जो चीज है दैट इज कन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 5। अगर ये
ये कॉन्ग्रुएंट है 1 मॉड्यूलो 5 के बराबर, तो A की अब कोई भी पावर लिए जाएँगे तो वो तो 1 ही रहेगा। देयरफॉर 2 द रेज़ पर 301 जो है उसको आप किस तरह से लिख सकते हैं? उसको आप लिख सकते हैं 2 रेज़ पर 300 इंटू 2। अब 2 रेज़ पावर 300 जो है, इसको हमने ये देख लिया कि ये 1 मॉड्यूलो 5 के बराबर है। तो उसकी जगह पे हमने 1 लिख दिया और बाकी जो चीज़ है उसको हमने लिख दिया कि ये 2 मॉड्यूलो 5 के बराबर है। 2 इज़ जो 2 जो है वो चूँकि 5 से छोटा है तो वो 2 मॉड्यूलो 5 के बराबर ही होगा। तो ये इतना बड़ा एक्सपोनेंट जिसको कि अदरवाइज़ सॉल्व करने के लिए जो हमारी एल्गोरिथम है उसके लिए भी हमें चंद इटरेशन जो है वो लगनी थी। तो उसको हमने बहुत थोड़े स्टेप्स के अंदर जो है वो सॉल्व कर लिया यूजिंग फॉर्मेट-लिटिल थ्योरम। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ प्राइम जिसमें हम बात करेंगे जो क्रिप्टोग्राफी है लाइक जब भी आप किसी सिक्योर वेबसाइट को जो है विजिट करते हैं। अभी तो ज़्यादातर वेबसाइट्स जो है वो सिक्योर ही हैं लाइक गूगल को अगर आप सर्फ करें या फेसबुक को या किसी भी जो वेल नोन साइट्स हैं, तो वो पेजेस जो हैं वो एचटीटीपीएस के ज़रिए ही खुलते हैं। तो एचटीटीपीएस के बारे में आपको पता होगा कि ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है और एस जो है वो सिक्योर के लिए। तो सिक्योरिटी वो किस तरह से ऐड करते हैं, वो क्रिप्टोग्राफी के ज़रिए ऐड करते हैं कि आपका जितना भी डाटा जो है वो आपके वेब ब्राउज़र से ट्रांसफ़र हो रहा होता है वेब सर्वर के ज़रिए, वो एन्क्रिप्टेड होता है। वो एन्क्रिप्टेड करके भेजा जाता है और जो जब सर्वर पे वो पहुँचता है तो उसको डिक्रिप्ट जो है वो कर लिया जाता है। तो ये जो एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो है इसका काम जो है वो प्राइवेट और पब्लिक की के ज़रिए किया जाता है। लाइक सर्वर जो होगा उसके पास एक प्राइवेट की होगी और बाकी जितने भी लोग हैं जो कि उसको डाटा एन्क्रिप्ट करके देना चाहेंगे या उससे मिला हुआ डाटा जो है वो डिक्रिप्ट करना चाहेंगे, उन सब के पास जो है वो एक पब्लिक की होगी। उस पब्लिक की के ज़रिए वो डाटा को एन्क्रिप्ट करके सर्वर को भेजेंगे, तो सर्वर जो है वो इस काबिल होगा कि अपनी प्राइवेट की को यूज़ करे और उस डाटा को वहाँ से डिक्रिप्ट करके उसमें से जो प्लेन टेक्स्ट डाटा है वो एक्सट्रैक्ट करे। तो जो हमारे पास प्राइवेट की क्रिप्टो सिस्टम्स कुछ होते हैं। कुछ ऐसे सिस्टम हैं जिनको आप प्राइवेट की क्रिप्टो सिस्टम्स कहते हैं। उसमें सिर्फ़ एक ही की होती है उसको और वो प्राइवेट की होती है। उसमें एन्क्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए जितनी भी पार्टीज़ हैं सबके पास वो की होनी चाहिए। तो इस तरह के सिस्टम में मसला ये पैदा होता है कि जब आपने कीज़ जो है वो सबको डिस्ट्रीब्यूट करनी है और वो सारी कीज़ जो हैं वो प्राइवेट हैं और उनको जो है अ वो उनको मिसयूज़ भी किया जा सकता है, तो उसको आपने अनऑथराइज़्ड एक्सेस से भी बचाना है, उसको आपने नेटवर्क की स्पूफिंग जो है उससे भी बचाना है और इस तरह के दूसरे अटैक्स हैं उससे भी बचाना है। तो वो काफ़ी प्रॉब्लमैटिक होता है कि इस जो प्राइवेट की है उसको किस तरह से सिक्योरली जो है वो ट्रांसफ़र किया जाए तमाम पार्टीज़ के ऊपर। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट था पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का जिसको भी मैंने पिछली स्लाइड में भी आपको बताया इसमें 2 पेयर होता है, एक पब्लिक की होती है और एक प्राइवेट की होती है। पब्लिक की के ज़रिए जो मैसेज जो है वो एन्क्रिप्ट किया गया है, वो प्राइवेट की से डिक्रिप्ट हो सकता है और जो प्राइवेट की से एन्क्रिप्ट किया गया है, वो उसकी पब्लिक की से जो है वो डिक्रिप्ट हो सकता है। तो इसकी एक जो एग्ज़ाम्पल है वो आरएसए एल्गोरिथम है। अभी हमने देखना है कि आरएसए एल्गोरिथम जो है वो किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले आरएसए एल्गोरिथम में बेसिकली हमारे पास जो है वो एक पेयर होता है पी और क्यू का, जो कि काफ़ी बड़े प्राइम नंबर्स होते हैं। अ, और उनका साइज़ जो है वो नंबर ऑफ बिट्स के अंदर तकरीबन सेम होता है और उनका जो प्रोडक्ट है, उसको आप n के बराबर सेट करते हैं। तो जो आरएसए काफ़ी जो ज़्यादातर आपकी जो क्रिप्टोग्राफ़िक एल्गोरिदम है, वो इस फैक्ट को यूज़ कर रही होती हैं कि जो बहुत बड़े इंटीजर हैं, जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है और जो कि बहुत बड़े प्राइम नंबर्स का जो है वो प्रोडक्ट है, उनका फैक्टराइज़ेशन करना बहुत मुश्किल था। या बहुत बड़े प्राइम नंबर्स को जनरेट करना जो है वो बहुत मुश्किल काम है। यानी मुश्किल काम से मुराद ये है कि वो काम जो है वो कंप्यूटेशनली काफ़ी एक्सपेंसिव है और उसको थोड़े टाइम के अंदर नहीं किया जा सकता था। तो ये उनकी सिक्योरिटी की एक बुनियाद है कि वो बड़े प्राइम नंबर्स लेती हैं और उसके प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए अपना जो क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल्स हैं उनको लेती हैं।
तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि P और Q जो है ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं और इनका प्रोडक्ट जो है वो n के बराबर है। एक्सक्यूज़ मी। उसके बाद आप ये करते हैं कि एक एक्सपोनेंट जो है वो चूज़ करते हैं, एक्सपोनेंट E, जो कि रिलेटिवली प्राइम होगा P-1 टाइम्स Q-1 से, और ये इस रेंज के अंदर होगा, यानी 1 से बड़ा होएगा और P-1 Q-1 से छोटा होगा। उसके बाद हमने कंप्यूट करना है D। D क्या है? द इनवर्स ऑफ E मॉड्यूलो P-1 Q-1। अब हमें चूँकि पता है कि जो E है ये रिलेटिवली प्राइम टू P-1 और Q-1 है। तो इसका मतलब ये है कि उसका इनवर्स जो है वो एग्ज़िस्ट करता है और हम कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसमें जो पब्लिक की होगी, उसमें आप n और e जो है वो शामिल हो गए, यानी 2 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट्स और जो एक्सपोनेंट e आपने सेलेक्ट किया, और जो प्राइवेट की होगी उसमें वही n होगा, लेकिन साथ में उसका जो इनवर्स जो हमने कैलकुलेट किया d, वो शामिल होगा प्राइवेट की के अंदर। अभी हम देखते हैं कि इन सब सारी चीज़ों से मिलके हम एक मैसेज जो है उसको कैसे एन्क्रिप्ट कर सकते हैं और कैसे डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो हमने जो मैसेज एनकोड करने हैं वो सबसे पहले तो उनकी एन्कोडिंग होनी चाहिए एज़ इंटीजर। अगर वो लेटर्स हैं तो उनको आप कोई नंबर असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो जो हमारे पास साइफ़र सी जो है, ये साइफ़र के लिए है। यानी जो एन्क्रिप्शन के बाद आपके पास चीज़ आती है उसको आप साइफ़र बोलते हैं। तो ये जो आपके पास मैसेज होगा प्लेन टेक्स्ट में, सॉरी, जो मैसेज होगा उसको आप रेज़्ड पावर ई करेंगे और उसका मॉड एम एन लेंगे, और हमें ये पता है कि मॉड्यूलर अरिथमेटिक में ये काम हमने किस तरह से करना है। एक जो है वो हमने 2 तरीके इसके अभी तक देखे हैं। एक हमने जो मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन है उसकी एल्गोरिदम देखी है, उसके बाद हमने ये भी देखा है कि एफएलटी के ज़रिए भी इसी तरह का काम जो है वो किया जा सकता है। लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं कि जो आपका P-1 जो है वो यानी P अगर आपके पास जो प्राइम नंबर होगा तो तब ये काम होगा। आरएसए एन्क्रिप्शन हमने करनी है मैसेज की स्टॉप की। अब इसमें हम ये देखते हैं कि स्टॉप को हम एज़ इंटीजर जो है वो एनकोड कर लेंगे, और हमारे पास जो P और Q जो इंटीजर्स हैं उनकी वैल्यू हम ये सेट कर लेते हैं। P और Q जो है वो 43 और 59 है रिस्पेक्टिवली, और E की वैल्यू हम 13 जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। N जो है वो उसी तरह से इन दोनों का प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होगा। उसके बाद जीसीडी जो ऑफ E और P-1 टाइम्स Q-1 जो है वो जीसीडी ऑफ 13 और 42 टाइम्स 58 जो है ये भी 1 के बराबर है। ये सारी वो कंडीशन जो है उनको वेरीफाई कर रहा है कि जो कि इस एल्गोरिथम के करेक्टली काम करने के लिए। उसमें हमने ये कहा था कि ई जो है वो P-1 और Q-1 से रिलेटिवली प्राइम होना चाहिए। उसके बाद हमने ये कहा था कि ई जो है उसी चीज़ की जो है वो हमने वैल्यूज़ पुट की हैं। P-1 हमारे पास 42 था, Q-1 जो है वो 58 है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है और 13 जो है ये को-प्राइम होने चाहिए, इस चीज़ को हमने इंश्योर किया। उसके बाद स्टॉप जो है, ये हमारे पास आस्की स्ट्रिंग है। इसको हमने एनकोड किया एज़ इंटीजर। फॉर एग्ज़ाम्पल एस इज़ द 18th अल्फ़ाबेट, तो उसको 18 लिख दिया। टी इज़ द 19th अल्फ़ाबेट, तो 19 लिख दिया। ओ जो है वो हमारे पास 14th अल्फ़ाबेट है, इसी तरह पी जो 15th अल्फ़ाबेट है। तो हम एक ब्लॉक लेवल साइफ़र है, उसमें वो एक ब्लॉक के ऊपर जो है वो काम करता है, जहाँ पे एक ब्लॉक के अंदर 4 इंटीजर जो है वो शामिल, यानी 4 बिट की 4 डेसिमल नंबर जो है वो शामिल होते हैं। तो इसको हम 18 जो है इसको अलहदा से जो है वो एन्क्रिप्ट करेंगे, और 1415 जो है इसको हम अलहदा से एन्क्रिप्ट करेंगे। तो जब हम 1819 को एन्क्रिप्ट करेंगे तो ये होगा 1819 रेज़ टू पावर 13, यानी m रेज़ टू पावर e मॉड 2537 मॉड n, यानी P और Q का जो हमारे पास प्रोडक्ट था उसके साथ हम मॉड करेंगे। तो ये हमारे पास 2081 के बराबर है। अब हम 1415 जो है इसको एनकोड करने जा रहे हैं, इसको हम जो है उसका साइफर बनाने जा रहे हैं। तो ये होगा 1415 रेज़ पावर 13 मॉड 2537, तो ये हमारे पास जो है वो 2182 के बराबर है। तो जो एन्क्रिप्टेड मैसेज होगा वो हम ये ट्रांसमिट करेंगे 2081 और 2182।
अब हम इसका जो है वो डिक्रिप्शन का जो प्रोसेस है उसको देखते हैं। तो डिक्रिप्शन का जो प्रोसेस है उसमें हम सिंपली ये करते हैं कि जो मैसेज हमने रिकवर करना है दैट इज़ साइफर रेज़ टू पावर डी मॉड एन। तो डी हमें पता था कि ये जो है ये प्राइवेट की का हिस्सा होता है। तो ये जो है ये सर्वर के पास यूजुअली होगा। तो ये भी हमें पता है कि डी जो है वो इन्वर्स है ई मॉड्यूलो पी माइनस 1 और क्यू माइनस 1। तो हम हमें एग्जांपल जो है उसमें वो डिफरेंट चीज़ दी गई है। जिस चीज़ को हमने जिस मैसेज को हमने एन्क्रिप्ट किया वो सेम मैसेज नहीं है बल्कि एक डिफरेंट मैसेज है जिसको हम डिक्रिप्ट करने जा रहे हैं। वो मैसेज ये वाला है 0981 और 0461। तो ये इसको भी हम ब्लॉक बाय ब्लॉक करेंगे, पहले इसको करेंगे और उसके बाद जो है वो 0461 को करेंगे। 0981 को जब हम करेंगे तो वो किस तरह से होगा, पी, क्यू की सारी वैल्यूज़ जो है वही हैं। डी की वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट होगी। डिफरेंट से मुराद ये है कि जो एन्क्रिप्ट करते हुए हम ई की वैल्यू यूज़ करते हैं और जो डिक्रिप्ट करते हुए हमने डी की वैल्यू यूज़ करनी है, तो वो 937 है। तो 0981 रेज़्ड पावर 937 मॉड 2537 जो कि पी और क्यू का प्रोडक्ट है या एन है, तो ये हमारे पास 0704 के बराबर आ जाएगा। तो 07 जो है ये इसको फिर हम आस्की के अंदर कन्वर्ट करेंगे यानी 7th कैरेक्टर जो है वो आपके पास आ जाएगा ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच। अगर आप 0 बेस इंडेक्स करेंगे तो एच जो होगा वो हमारा 7th कैरेक्टर होगा। इसी तरह ई जो है वो हमारा 4th कैरेक्टर होगा। इसी तरह अब हम दूसरा जो इसका ब्लॉक है उसको साइफर ब्लॉक है उसको हम डिक्रिप्ट करते हैं। तो ये आ जाएगा 0461 रेज़ पावर 937 मॉड 2537। तो ये हमारे पास 1115 के बराबर है। तो जो डिक्रिप्टेड मैसेज है वो ये है 0704 और 1115। तो जब इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये वर्ड हेल्प के ऊपर जो है ये मैप होगा। तो यहाँ पे हम जो है वो आज का लेक्चर जो है उसको ख़त्म करते हैं। इसके साथ ही हमारे जो टॉपिक हैं नंबर थ्योरी के वो कंक्लूड हो जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम किसी और टॉपिक के साथ जो है वो शुरू करेंगे।